गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सॉलिड्स जो हैं वो आपके क्लीवेज प्रॉपर्टी के बिहाफ पे दो तरीके के हैं। वन इज़ एमॉर्फस एंड अनदर वन इज़ क्रिस्टलाइन। एंड नाउ इन दिस वीडियो I am going to discuss about the classification of the crystalline solids। आपके कोर्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। एमॉर्फस का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, क्रिस्टलाइन का है। एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिपेंडिंग अपॉन दी, यहाँ पे एनसीईआरटी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखा है, पर आप कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी और साथ ही साथ नेचर ऑफ द constituent particle, इसका मतलब है कि जिन छोटे पार्टिकल से मिलकर आपका सॉलिड बना है उनका नेचर क्या है, क्या वो आयन है, क्या वो एटम है, या वो मॉलिक्यूल है। तो मैं इसी की बात कर रही हूँ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द दैट इज यू कैन से द फोर्सेस। यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर लिखा, सही बात है, इंटर मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं या इंटर पार्टिकल भी बोल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज पहला है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इसमें यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहाँ पे आप देखिए एक मिनट, मेन जो कैटेगरी है वो मॉलिक्यूलर है, आयनिक है, मेटालिक है और कोवेलेंट है। ठीक है, अब इसके लिए एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप उस टेबल को देखें। यस, हम इस टेबल को देखेंगे और हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ये आराम से हो भी जाएगा और जल्दी से समझ में भी आएगा आपको। सबसे पहला जो है यहाँ पे जो डिस्कस्ड है, चार तरीके के हैं, 1, 2, 3 और 4। मॉलिक्यूलर यानी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। आयनिक सॉलिड, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयन। मेटालिक सॉलिड, तो आप यहाँ पे जैसा इसने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप मेटल एटम लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही माना जाएगा। और जो चौथा है वो क्या है, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स, जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम है। नाउ हम लोग अब देखेंगे कि किस तरह का फोर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में लगता है। तो मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक, अब ये जो सॉलिड है मॉलिक्यूलर, ये 3 तरीके का क्लासीफाई है और ये जो 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है ये डिपेंडिंग अपॉन कि मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्पर्सिव है या लंदन फोर्सेस है तो आप कहते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ऑफ नॉन पोलर इन नेचर। फॉर एग्जांपल आर्गन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप देख लीजिए इन सभी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन, आयोडीन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट 0 है और ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स डाइपोल इंटरेक्शन है, यानी कि यहाँ डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन 0, फॉर एग्जाम्पल HCl हुआ या SO2 हुआ, तो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड विल बी क्लासिफाइड इनटू दी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है या जो बॉन्डिंग है या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का टाइप है वो H बॉन्डिंग है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो डेफिनेटली द मॉलिक्यूलर सॉलिड विल बी क्लासिफाइड एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड द बेस्ट एग्जांपल इज आइस। नाउ कम टू द फिजिकल नेचर। अब आपका जो लंदन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स होता है ये बहुत ही वीक फोर्स है ना। लंदन या डिस्पर्सिव जो फोर्सेस हैं दे आर वेरी वेरी वीक इन नेचर एंड दैट्स वाई द फिजिकल नेचर में, जहाँ पे आप ध्यान दीजिए लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है
कि इट इज़ सॉफ्ट, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा होगा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे सॉफ्ट लिखा है। तो सॉफ्ट क्यों है, फिजिकल नेचर इसका सॉफ्ट क्यों है, बिकॉज ये जो फोर्सेस हैं, डिस्पर्सिव फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, दे आर वेरी वीक इन नेचर। ठीक, सेम इज ट्रू फॉर दी डाइपोल, डाइपोल के लिए भी, लेकिन दोनों ही सॉफ्ट हैं, लेकिन पोलर वाले जो होते हैं वो, या आप कह सकते हैं नॉन पोलर वाले ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू दी पोलर वन। और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो फोर्सेस होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, एंड दैट्स वाई these kind of the solid like the hydrogen bonded solids are hard in nature। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो ऑफ कोर्स आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन कहीं मौजूद नहीं है, इसीलिए ये तीनों क्लास ऑफ द सॉलिड जो हैं वो इंसुलेटर होंगे। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वंडरवॉल और डिस्पर्सिव जो फोर्सेस होते हैं, दे आर वेरी वेरी वीक इन नेचर, दैट्स वाई द नॉन पोलर सॉलिड हैव शोन दी मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा है वेरी लो, और इन केस ऑफ पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड इट इज़ ओनली लो। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। तो अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, ये आपको पता है। आयन आप यहाँ दो तरीके का देखेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को आप कैटायन बोलेंगे और नेगेटिवली चार्ज को आप एनायन बोलेंगे। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे कैटायन या एनायन लिखता है तो भी सही है, या किसी किताब में अगर ऐसा लिखा है तो भी उसे हम सही मानेंगे। आयन्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, इसे आप कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये बात हो गई फोर्स की। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एंड नाउ दे आर हार्ड बट ब्रिटल। ब्रिटल माने अगर आप उन्हें उनके ऊपर दबाव डालते हैं तो चूर चूर होके टूटते हैं ना। ब्रिटल इन नेचर का मतलब ये होता है ना, चकना चूर होना, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो ब्रिटल इन नेचर यानी चूरा चूरा हो जाएगा। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिकल, इसके पीछे कारण मैं बताऊंगी वाई दे आर ब्रिटल इन नेचर, बिकॉज आयनिक सॉलिड फॉर्म्स द क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस जो इनका होता है, लैटिस की वजह से इनका जो, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगी, यहाँ नहीं करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो कोई आयन फ्री नहीं है, दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू ईच अदर एंड हेंस दे विल एक्ट एज अ इंसुलेटर। लेकिन अगर इन्हें आप पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो ऑल द आयन्स गेट फ्री एंड नाउ दे कैन एक्ट एज व्हाट, गुड कंडक्टर इन देयर एक्वस स्टेट। मोल्टन में भी वही बात है, अगर आप इसे मेल्ट करेंगे अगेन द आयन्स आर फ्री एंड दे आर अलाउड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस दे विल बी द गुड कंडक्टर। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ऑफ कोर्स वो हाई होगा, बिकॉज ऑल द आयन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है उसको मैंने पहले भी बोला, आप मेटल एटम भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि अ पॉजिटिव आयन यानी द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव ऐसे बना हुआ है ना, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है एंड इट इज एम्बेडेड इन दी, ऐसे करके। ठीक है, बॉन्डिंग का टाइप है मेटालिक बॉन्डिंग, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेटालिक है। एग्जाम्पल्स बहुत आसान है, अगेन दे आर हार्ड, मैलिएबल होते हैं, ये आप क्लास 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कहीं कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। दे आर कंडक्टर्स इधर इन देयर सॉलिड और एज वेल एज इन देयर मोल्टन स्टेट। सॉलिड में इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन भी मेटल्स की आप बात कर रहे हैं, दे आर लूजली बाउंडेड to their surface and hence available in order to conduct the electricity, that's why they are the good conductor in their solid state। गर्म करेंगे तब तो डेफिनेटली करेगा, और इनकी मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, किसकी तुलना में आयनिक से तो ज़्यादा ही होती है। एंड नाउ द लास्ट वन इज द कोवेलेंट सॉलिड है आपका यहाँ पे। तो कोवेलेंट सॉलिड में ऑफ कोर्स आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो आपको दिख रहा है वो एटम है, और जो बाइंडिंग फोर्स है, यू कैन से द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर कोवेलेंट बॉन्डिंग। एंड इसके एग्जांपल्स आपको पहले से ही दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स पहले से ही क्लियर है, ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक चीज़ जानिए कि ये
बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना। जितनी भी तरह की आपने बॉन्डिंग देखी उन सब में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है दैट इज द कोवेलेंट। यू कैन नॉट राइट स्ट्रॉन्ग, यू मस्ट राइट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और चूंकि स्ट्रॉन्गेस्ट तुम्हारा बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कोई फ्री आयन होगा ना इलेक्ट्रॉन होगा, दैट्स वाई दे विल एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड ऑफ कोर्स दे विल शो द वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर विच यू हैव लर्नड ऑलरेडी इन द क्लास 11th। पी ब्लॉक एलिमेंट में कार्बन जो ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर वहाँ डिस्कस किया गया है, और उन लेयर्स के बीच में किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जिसकी वजह से आपका ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो यहाँ से आपने ये पूरा पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। Now you are allowed to do these in-text question number 1.6, 1.7, 1.8 and 1.9। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड द यूनिट सेल। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।